नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24 का स्पेशल सेगमेंट चुनावी चर्चा। हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर से भाजपा के सांसद प्रत्याशी, जी हाँ, शंकर लालवानी। शंकर लालवानी जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि शंकर लालवानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु जमीन से कैसे, धरा से उठकर आसमान पर कैसे सुशोभित होना है, अगर किसी को सीखना है तो ये सारगर्भिता सीखनी चाहिए शंकर लालवानी से, जिन्होंने भाजपा के महज एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। आप पहले पार्षद बने, उसके बाद सभापति, और उसके बाद आपको कमान मिली इंदौर के विकास की, और आपने इंदौर विकास प्राधिकरण में एक बार नहीं बल्कि वहां भी दोहरा शतक लगाया, 2 पारियां खेली, और इसके बाद भाजपा ने आप पर भरोसा जताया और आपको कमान सौंपी इंदौर के विकास की, और सांसद के रूप में आपका चयन हुआ। तो एक लंबा सफर है शंकर भैया आपका। बोला जा सकता है कि बोलते हैं कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, समुद्र जितनी बड़ी पार्टी है। कई बार ये भी कहा जाता है हमारे माध्यम से भी कि अब कार्यकर्ताओं का मोल नहीं रह गया है और कार्यकर्ताओं का वजूद नहीं है। परंतु जब आपकी तरफ देखते हैं, आपका इतिहास पढ़ते हैं, तो मन में एक हर्ष का माहौल होता है कि ठीक है, कार्यकर्ताओं की आज भी पूछ परख है भारतीय जनता पार्टी में। यही कारण है कि कल का कोई पार्षद दूसरी पारी खेल रहा है अपने संसदीय कार्यकाल की। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ कभी भी आपने देखा होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके यहाँ तक कोई एक ही परिवार किसी सत्ता में रहा हो, किसी पदों पे रहा हो, ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति, चाय वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मूल है और कार्यकर्ताओं को समय समय पर जवाबदारियां दी जाती है। हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। तो ये ऐसा संगठन है, अनोखा संगठन है, जिसमें कि एक सेवा के रूप में भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर पार्टी काम करती है। और ये पार्टी वो पार्टी है जो परिवार नहीं, राष्ट्र पहले, प्रथम राष्ट्र, फिर दल, फिर व्यक्ति। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। शंकर भैया, आप सामान्य कार्यकर्ता से, आपने चूंकि इंजीनियरिंग भी की हुई है, बीटेक आपने किया हुआ है, तो तकनीकी रूप से आप काफी जानकार भी माने जाते हैं। जब पार्षद आप बने तब पीछे देखते हैं और आज जब स्वयं को सांसद का प्रत्याशी देखते हैं दूसरी बार, तो बहुत सी यादें भी अपने दिल में संजो के रखी होंगी आपने। काफी सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत संघर्ष भी किया होगा, और हमने तो देखा है कि समय समय पर काफी विरोधाभास होने के बावजूद शंकर लालवानी के ललाट पर छाई मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। क्या कारण है? देखिए, मैं हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखता हूँ कि एक पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से हमें हर काम को देखना चाहिए। अगर हमारे प्रति किसी का भाव नकारात्मक भी है तो उससे भी कुछ सीखना चाहिए कि क्या हमारे में कमी है, उसको हम बेहतर करें। तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे, इस लगभग 30 साल से ज़्यादा शहर में विभिन्न पदों पर रहने का मौका मिला। शहर के चप्पा चप्पा, और अब सांसद बनने का बाद ग्रामीण क्षेत्र में भी जाने का मौका मिला। तो एक बहुत निकटता से लोगों से मिला हूँ, देखा हूँ, उनकी समस्याएं, उनकी जो मांग है वो ध्यान में आई है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जीवन में और राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन हम सबका जो ध्येय है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको बेहतर जिंदगी कैसे हो, उसके लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। चलिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब इंदौर के 17वें सांसद के रूप में शपथ लेने गए थे शंकर लालवानी, तो एक बात बहुत चर्चाओं में थी कि एक लंबे अरसे बाद इंदौर की जनता को फोन उठाने वाला सांसद मिल गया है, जो समय समय पर न केवल जनता के फोन भी उठाते हैं, साथ ही प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं और मौके पर लोगों के बीच में खड़े भी रहते हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है शंकर भैया आपको? क्योंकि जनप्रतिनिधि मतलब 24 घंटे की नौकरी है और आपको सभी को साथ लेकर के चलना है, किसी को निराश नहीं करना है, आप किसी को डांट नहीं सकते, अपना अग्रेशन नहीं दिखा सकते। और हमने देखा है कि कभी आपको गुस्सा आता भी नहीं है, मतलब आप कभी झल्लाते नहीं है, ना कार्यकर्ताओं के ऊपर ना जनता के बीच। देखिए, ये एक प्रकार की, मैं कहूँगा, नौकरी तो नहीं है, ये सेवा कार्य है जी। और हम जब सार्वजनिक जीवन में निकले हैं तो उस ध्येय के साथ निकले हैं कि हमको जनता की सेवा करना है। और मुझे लगता है कि जनता तभी अपने सेवक को बोलती होगी जब किसी न किसी रूप में कोई परेशानी में होगी या कार्यकर्ता कोई परेशानी में होगा। सामान्य तौर पे तो वो
न सामने आते हैं, न चर्चा करते हैं, न फ़ोन लगाते हैं। जी तो हम एक उनकी आशा की किरण है कि कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई तो वो किसको बोलेंगे? हमको ही बोलेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि हमको उनकी बात सुनना है और बात करके हल करने का प्रयास करना है। जी और ये शुरू से ही मेरा रहा है कि अभी तक तो मैं स्वयं मेरा फ़ोन मेरे साथ ही रखता हूँ जी और संभवतः 99% अगर कोई मीटिंग में नहीं रहा, सदन में नहीं रहा, हाउस में नहीं रहा, प्रोग्राम में नहीं रहा तो मैं फ़ोन ही उठाता नहीं, हूँ। कॉल बैक करने वाले नेता बहुत कम मिले इस इंदौर को कि जो नेता कॉल बैक करते हो, तो ये एक आम आदमी के लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है कि हमारे शहर का जो सांसद है वो हमें कॉल बैक करता है। ये भी अपने आप में एक खूबी है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, जी चाहे कार्यकर्ता हो या सामान्य व्यक्ति हो, वो फ़ोन तभी लगाता है कि अगर उसको कुछ समस्या होगी। अगर हम किसी कारण से फ़ोन नहीं उठा पाएँ तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनसे बात करके उनकी समस्या सुनें और हल करने का प्रयास करें। चलिए, मार्च 2020 का वो लम्हा शायद ही कोई भूल पाएगा जब से भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में कोविड की लहर चली और बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, काफी सारे बच्चे अनाथ हो गए, काफी सारी महिलाएं विधवा हो गई और एक बोला जा सकता है कि एक ऐसा छद्म युद्ध चल रहा था जिसमें पता नहीं था कि हमें लड़ना किससे है। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, जिसे कोरोना महामारी का नाम दिया गया। और आपके सामने तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी शंकर भैया, क्योंकि 2019 में आप चुनाव जीते और 2020 में इतनी बड़ी चुनौती विराट रूप में आपके सामने थी, जहां इंदौर की जनता को सहेजना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मुहैया करानी है, लॉकडाउन जैसा समय भी आपने देखा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत विषम परिस्थितियाँ थी और मुझे लगता है कि जीवन में कभी हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आएगी। और हमें प्रेरणा मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो इन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार 140 करोड़ का देश उन्होंने संभाला। देखिए, हमसे एडवांस जो मेडिकल में हैं, जी बड़े-बड़े देश हैं, उनकी हालत हमसे ख़राब थी। हमारे देश इतना बड़ा होने के बाद भी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का इतना नहीं होने के बाद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से जिस प्रकार उन्होंने इस कोविड को कंट्रोल किया, इस जी कोविड को नियंत्रण किया, वास्तव में हम सबको प्रेरणा देता है। और उन्होंने उस समय हमारे सांसदों से, जब मुझे लगा कि लॉकडाउन होना था उसके पहले जब हाउस चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि अब आपको यहाँ से जाके अपने अपने शहरों में स्थिति को देखना है, संभालना है और सेवा के कार्य में जुट जाना है। जी मुझे याद है कि सदन का वो दौर चल रहा था, उस सदन के दौर में उन्होंने सभी जी सांसदों को, हमको बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, एनडीए के सांसदों को, जी और कहा था कि ये शनिवार रविवार जो आपका वीकेंड है, इसमें आप जाकर अपने अपने शहरों की हेल्थ से जुड़े हुए जो हेल्थ से जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, उसमें आप जाके, खास करके शासकीय हॉस्पिटल में जाके आने वाले समय में जो चुनौती लग रही है उसको कैसे निपटा जाए उसकी तैयारी करना। जी और मैं जैसे ही यहाँ शुक्रवार की रात को आया, शनिवार की सुबह में एनटीएच, ये अपने ढक्कन वाला कुआं के पास जी में जो टीबी हॉस्पिटल है, जी वहाँ एक छोटे से कमरे में हमने कोविड सेंटर बनाया था। और सहज रूप से मुझको ध्यान नहीं था और मैं सीधे उसमें चला गया। वहाँ 2 कोविड के पेशेंट पहले ही भर्ती थे जी और उस समय न मास्क था और न पीपी किट था। जी मैं सीधे उनसे मिलने चला गया। उस समय डॉक्टर जो थे उन्होंने बोला आपको ऐसे सीधे अंदर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा उस पेशेंट की स्थिति जानना है कि जी जो अब कोविड के कारण पहला या दूसरा पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हुआ है। तो सहज रूप से थोड़ी दूरी पे बात की, लेकिन उसके बाद हमने तुरंत तैयारी की। रेसिडेंसी कोठी पे मीटिंग हमने बुलाई सभी इससे जुड़े हुए। लेकिन थोड़ी उस समय मेरे दुख इस बात का लगा कि उस समय सरकार जो प्रदेश में थी कांग्रेस जी की थी और उस समय जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसओपी गाइडलाइन जारी की थी, वो प्रदेश सरकार ने नीचे तक नहीं पहुंचाई थी। जी और उसके कारण जो हमारे यहाँ जो तैयारी होना चाहिए हमारे वो इंदौर उतनी में, दुरुस्त नहीं थी। वो हो नहीं पाई। जी और उस समय मैंने जैसे शनिवार का एक दिन था और रविवार को हमने बैठक बुलाई थी और उस समय जिलाधीश महोदय से मैंने कहा था कि ये सब तैयारी करना है। और वो उस समय तैयारी कर रहे थे, यहाँ कोई अल्फा अवार्ड होने वाला था, उसकी तैयारी थी। फिल्म तो फेयर जी फिल्म जी फेयर, जी तो उसकी वो तैयारी में लगे थे। मैंने कहा ये हमारी प्रायोरिटी है, जी आप इस पे ध्यान दीजिए। और उस समय में जो हमें बोलना था करना था हमने करके गए। और फिर ये रहा कि सरकार प्रदेश की बदली और हमने वो सब तैयारियां जो हमारे प्लान में थी वो हमने जी प्रदेश सरकार के साथ बैठ के की। और ये इंदौर एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि जो हॉट शहर जो उस समय कहा जाते थे बिल्कुल ठीक कि बात है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कोविड से, जी वो शहरों में पहुंच गया था। लेकिन हमने लगातार, हमें मालूम था स्थिति इंदौर की खराब है
और इंदौर में जो फैसिलिटी चाहिए, चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, चाहे मेडिकल से जुड़े हुए जो हॉस्पिटल हैं उनकी स्थिति हो, और चाहे पेशेंट की स्थिति हो, चाहे कोविड के बाद उनको जो आइसोलेशन में रखना है उसकी स्थिति हो, बाहर से लगातार जो देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो अब फ्लाइटें आ रही थी उनको हो, उनकी टेस्टिंग हो, उनको आइसोलेशन में रखना हो, और वाकई में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण भी था शंकर भैया। वो दौर जब याद आता है कि जब भारत के लोग जो बाहर देशों में फंसे हुए थे तो परिजन बहुत परेशान थे कि आखिरकार उनके हालात कैसे हैं, वो लोग ठीक हैं या नहीं हैं। उस दौरान भी आपने बहुत तत्परता से काम किया और भारतीयों को विदेश से इंदौर लाने का काम किया। साथ ही जो विद्यार्थी बाहर के शहरों से इंदौर पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे वे भी अपने हॉस्टल में पीजी में काफी परेशान थे। आपने बहुत ही जद्दोजहद के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाया। मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी टीम लगी उस दौरान हमने देखा, परंतु एक सब्र भी बोला जा सकता है आपके माध्यम से कि एक सब्र रखा गया, धैर्य रखा गया। शायद उसी का ये परिणाम है कि आज हम सभी सकुशल अपने घर में अपने परिवारों के साथ है। कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने बात कही, हमने जो मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत थी वो की, लेकिन कुछ वाक़ये ऐसे हुए जो हमेशा जीवन भर याद रहेंगे। और ख़ासकर मुझे ध्यान है कि इंदौर की बेटियां थी दो, वो पढ़ने इटली गई थी जी। और इटली में जो हालत है यहाँ से बदतर थे। अगर हम बात करें, वहाँ हमने देखा कि किस प्रकार वो मेडिकली हमसे आगे, जी। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार वहाँ लाशें सड़कों पे थी, सड़कों पड़ी थी, और जेसीबी के माध्यम से लाशें उठाई जा रही थी। और उसी दौरान हमारी जो इंदौर की बेटियां थी वो इटली में जिस प्रकार हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन उनको जब वहाँ इस प्रकार के हालात दिखे तो घबरा के वो एयरपोर्ट पे आई थी इटली के। जी। और जब इटली के एयरपोर्ट पे वो आई थी, और उस समय हमारा पार्लियामेंट का सेशन 1 वीक के लिए चल रहा था, और वो शायद अंतिम उस समय का सेशन था हमारा। उस समय उन्होंने, उनके परिवार वालों ने मुझे, उनको मेरा नंबर दिया, और वो बिटिया ने मेरे को वहाँ इटली से फ़ोन व्हाट्सअप कॉल किया। जी। और वो पूरा जो दृश्य दिखा है इटली एयरपोर्ट का, मुझे देख के आंखों में आंसू आ गए। इसलिए आए कि वो पूरे एयरपोर्ट पे हमारे भारतीय बच्चे बैठे हुए थे, और एक भी दुकान वहाँ चालू नहीं थी, एयरपोर्ट पूरा बंद था, एक भी फ्लाइट नहीं थी, एक कर्मचारी नहीं था। वो इस बात का तरस रहे थे कि हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने की तो बात दूर है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें, हम तो बिना कोविड के ही चले जाएंगे। मुझे ध्यान है, जो जैसे उन्होंने वीडियो कॉल करा, मैं तुरंत उस समय पार्लियामेंट में था, हमारे विदेश मंत्री से मिलने गया, और विदेश मंत्री से मिलकर मैंने वो वीडियो कॉल पे उन बच्चों की बात कराई। और उस समय विदेश मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिदिन एक बैठक लेते थे, विदेश मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, ये रिव्यू करते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे इस प्रकार विदेश में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत एक प्लान बनाया कि हम हमारे देश के बच्चों को यहाँ से फ्लाइट भेजकर वहाँ से उनको ले आएंगे। अब जब वाकया हो रहा था, तो उस समय हमारे जो इंडियन एयरलाइंस के जो कर्मचारी, अधिकारी, वो भी कोविड के कारण घबराए हुए थे, लेकिन किसी प्रकार जब सरकार ने उनको तैयार किया, और तैयार करने के बाद जब फ्लाइट की बात आई, तब ये भी बात आ रही थी कि बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जाए। और मुझे ध्यान है, उस समय कोविड के टेस्टिंग जो सैंपल थे पूना में टेस्ट होते थे। हमने एक पूना से, उन्होंने एक टीम बुलाई, और टीम बुला के उस फ्लाइट में एयर होस्टर पूरी, हमारे जो अधिकारी हैं, मेडिकल के डॉक्टर हैं, पूरी टीम वहाँ भेजी, और वहाँ उनका मेडिकल चेकअप करके वो फ्लाइट लेके भारत में आए, और दिल्ली में उनको क्वारंटाइन किया गया, एक आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। तो वो ऐसा समय था कि अगर हम, हमारी सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता बता रहा हूँ, कि जैसे उन्होंने मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे एयरपोर्ट पे अकेले हैं और कोई वहाँ की फ्लाइट नहीं चल रही, तो उन्होंने यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के पैरामेडिकल टीम को, पूना से जो लैब के, क्योंकि उस समय टेस्टिंग पूरे पूना में हो रही थी शुरुआती दौर, तो उनकी पूरी टीम को, और पूरी टीम को जब वहाँ उन्होंने इटली भेजा और सब बच्चों को लेके यहाँ पर सकुशल आए, तो वो जो दृश्य था, वो दृश्य वाकई में आज भी याद आते हैं कि अगर उस समय सरकार के पास अगर ये संवेदनशीलता नहीं होती, तो संभव होता कि बच्चे वो नहीं आ पाते। बिल्कुल ठीक बात है। हमने देखा कि जब भी अपना नेता जब किसी पोस्ट पे होता है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में ये उत्साह होता है कि ठीक है, अब तो हो जाएगा बेड़ा पार। कहीं ना कहीं जब आप सांसद बने, तो आपकी टीम में जो बहुत सालों से लोग मेहनत कर रहे थे, उनके मन में, जहन में भी ये उत्साह था कि अब चूंकि अब भैया सांसद हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। और ये भी सत्य से झुटला नहीं सकते कि एक नेता एक समय पर कभी भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता।
आपके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, चाहे नगर निगम का चुनाव बोला जा सकता हो या नगर कार्यकारिणी की बात की जा सकती है या जिला कार्यकारिणी की हम बात करें, तो सबको आप वहां जगह नहीं दिला पाए। तो ऐसा माना जाता था शंकर भैया कि अब जो है लोग नाराज हो जाएंगे, जो सालों से शंकर लालवानी के साथ जुड़े हुए हैं, अब वो शंकर लालवानी के साथ रहेंगे नहीं, क्योंकि जो सोचा वो मिला नहीं। तो ना मिलने पर जो बोला जा सकता है कि एक इंसानी परंपरा है, एक व्यक्तित्व ऐसा है कि जब कुछ मिलता नहीं है तो टूट फूट हो जाती है, परंतु हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ कहा। आखिरकार कैसे एक ग्लास में सभी लोगों को बैठा दिया आपने? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मूल में वार्ड अध्यक्ष से लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे संगठन की व्यवस्थाएं रहती है, हम कोई गुट नहीं चलाते हैं, हम कोई इस प्रकार का कांग्रेस तरीका ऐसा नहीं रहता कि व्यक्ति से जुड़े हुए लोग हों, हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और संगठन जो निर्णय करता है हम सब मिलकर स्वीकार करते हैं। तो मूल में संगठन है और उसी भाव को लेकर आगे चलते हैं। शंकर भैया, खूब विरोध भी हो रहा था चुनाव के, मतलब टिकट होने के पहले ही कोशिश पूरी भरपूर हो रही थी कि कैसे भी करके इस बात को दिल्ली तक पहुंचा दिया जाए कि कुछ भी हो जाए बस शंकर लालवानी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उस दौरान हमने एक बहुत अच्छी बात ये देखी कि अपने खिलाफ होते उठते स्वरों को भी आपने बखूबी बहुत शांति से, बोला जा सकता है कि हजम कर लिया कि ठीक है, जो हो रहा है उसको चलने दीजिए और जो संगठन का निर्णय होगा, जो पार्टी का निर्णय होगा, जो मोदी जी का निर्णय होगा, वही मुझे सर्वोपरि होगा। आपने बहुत शालीनता से उसे स्वीकार किया। इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं जब लोग विरोध भी कर रहे हो, बड़े दिग्गज नेता मंचों से आपका विरोध कर रहे हो, उसके बावजूद शालीनता से रहना, सहजता से रहना और मीडिया से भी कहना कि ठीक है थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए, राजनीतिक विषय पे जवाब नहीं दूंगा, जब टिकट होगा तो सबके सामने होगा। देखिए, मैंने बताया मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संगठन जो दायित्व देता है वो निभाते हैं और मुझे ऐसा था कि पार्टी संगठन जो निर्णय करेगी वैसा करेंगे। हो सकता है पार्टी ने कुछ दूसरा सोचा हो, तो इसलिए सहज भाव था और हमारे यहाँ व्यवस्था है कि किस कार्यकर्ता को क्या काम देना, उस कार्यकर्ता, मुझे ये जवाबदारी मिली। चलिए हम बता देते हैं आपको कि आखिरकार शंकर लालवानी को दूसरी पारी खेलने का अवसर क्यों दिया देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता, जी हाँ, नरेंद्र दामोदर मोदी ने। बेहद सरल है, बहुत सहज है, एक घंटे पर फोन उठाते हैं, ऐसा कहना है इंदौर की जनता का, जिसने हमें खुद बताया है कि शंकर लालवानी को जब कोविड के दौरान लोगों ने फोन लगाए तो वो लोगों का फोन उठाते भी थे, हॉस्पिटल भी अरेंज कराते थे, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की जब किल्लत हो रही थी तब उस दौरान भी लड़ाई लड़ रहे थे। रेमडेसिविर आपके माध्यम से लोगों के घरों में मुफ्त में पहुंचाए गए। सर्वाधिक ब्रिज जो है वो सेंक्शन हुए और बन के तैयार हुए। इसी इंदौर नगरी में आपको कोविड के दौरान सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया जाता है। यही नहीं, सांसद जो गांव गोद लेते हैं ना, उसे गोद लेने के बाद भूल जाते हैं, परंतु शंकर लालवानी ने इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया और जिस गांव को गोद लिया आज वो हरा भरा और शांति प्रिय है। मतलब कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है शंकर भैया की जिम्मेदारियां जो भी मिली वो बखूबी आपने निभाई। आपका नेगेटिव कोई ऐसा पॉइंट था ही नहीं जिस पर बोला जा सकता है कटाक्ष हो जाए या एक पेन चल जाए कि ठीक है इस बार इसको होल्ड कर देते हैं। देखिए, एक सांसद का दायित्व मिलना बहुत बड़ी बात है जी, और वो भी इंदौर जैसे शहर जो डिमांडिंग शहर है, हर वक्त कुछ नया चाहिए इस इंदौर शहर। बिल्कुल इंदौर, और जिस प्रकार इंदौर एक सेवा करने का मौका मिला, मेरे मन में एक बात हमेशा रहती थी कि इतने लाख लोगों में एक व्यक्ति को मौका मिला है काम करने का जी। और जितना कर सको उतना कम है और मेरा पूरा प्रयास था कि मेरी क्षमता से ज़्यादा मैंने काम करने का प्रयास किया जी। और यही आगे भी संबल मिलेगा कि जिस प्रकार इतने लोगों का प्यार, आशीर्वाद, आकांक्षाएं रही है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। जो करना पड़े वो उसको जी जान से करने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति के जानकार बताते हैं कि आप शिव के बड़े अति प्रिय हैं और शिव से यहाँ हमारा मतलब है प्रदेश के मामा। भले अब मुख्यमंत्री नहीं है परंतु आम जनता के मामा वे स्वयं रहेंगे। तो जब पहले भी टिकट हुआ था तो यही बात थी कि शिवराज सिंह चौहान के आप बड़े चहीते हैं, शायद इसलिए मौका मिला आपको। परंतु दूसरी बार आज ये राज खोल दीजिए कि आखिरकार शंकर लालवानी की शक्ति के पीछे कौन है। पार्टी, संगठन और जो दायित्व मिला उसको ईमानदारी के साथ क्षमता के अनुरूप काम करना। अच्छा, इन 5 सालों में शंकर भाई ऐसा कोई समय जब आपने खुद को बहुत कमजोर या लो महसूस किया हो? क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कि 365 दिन वो एक समान रह भी नहीं सकता और कुछ ना कोई उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते। इन 5 सालों में ऐसा कोई समय रहा जब शंकर लालवानी ने खुद को अकेला या मायूस महसूस किया हो? देखिए,
ये जीवन में कुछ समय ऐसे जरूर आते हैं जी और खास करके कोविड के समय आया। जी और कोविड के समय जो परिस्थितियां थी पूरे शहर में और जिस प्रकार का वातावरण था, वास्तव में बहुत ही एक चिंताजनक था। एक मन में ऐसी कसौट थी कि हम इससे और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे थे और बेडों हॉस्पिटल में बेडों की बेड संख्या की कमी जी थी, डॉक्टर कम मिल रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ कम था। यानी एक बहुत ही ऐसा मन में लगता था कि और क्या कर सकते हैं, यानी जी बस नहीं चल रहा था। तो उस समय एक थोड़ी मायूसी जरूर रहती है कि हमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा समय हमने कभी देखा नहीं था। जी और ये मुझे लगता है कि अब ऐसा समय कभी हम देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास जरूर कर रहे थे कि और ज़्यादा कर सकते। उस समय थोड़ी निराशा जरूर हुई कि क्योंकि जी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन जितना कर सकते थे उस समय करने का प्रयास किया। और उस समय परिवार में भी एक वो स्थिति ऐसी थी, पत्नी हॉस्पिटल में थी, लगातार 6 महीने आईसीयू में थी और शहर भी एक प्रकार से आईसीयू में था। जी तो एक तरफ राजधर्म था, एक तरफ परिवार का धर्म था, पति धर्म था। जी दोनों के बीच में भगवान ने ऐसी परीक्षा ली, जिम्मेदारियों को निभाना भगवान ने ऐसी परीक्षा ली कि प्रयास किया, मैंने दोनों जिम्मेदारी निभाने का प्रयास जी किया। तो उस समय थोड़ा बिल्कुल ऐसी स्थितियां बनी थी कि अपने आप को संभाल के आगे चलना। शंकर भाई, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? इन 5 सालों में काम आपने हर क्षेत्र में किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए। सबसे ज्यादा स्टार्टअप के लिए काम इंदौर शहर में ही हुआ और शहर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आपने हर संभव प्रयास भी किया। पर ऐसी कोई उपलब्धि जो आप मानते हैं कि ये आत्मसंतुष्टता देता है कि ये काम मैंने बहुत बेहतर किया है? देखिए, पूरे मैं बात करूं, मेरे मन में एक ही था कि इंदौर कैसे आगे बढ़े। जी और उसको लेके मैंने कई देशों के बड़े शहरों के बारे में देखा, समझा कि किस प्रकार हमारे देश के भी जो शहर आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, उस किस ओर बढ़ रहे हैं और क्या कारण है उसके पीछे। जब मालूम पड़ा तो मुझे मुख्यतः 3-4 कारण ध्यान में आए। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, जी दूसरा है हेल्थ और एजुकेशन, तीसरा है रोजगार, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो। इन तीनों में हमने क्या साइमल्टेनियसली काम करना शुरू किया। जी और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी, जिसको लेकर मुझे लगता है कि जो इन सब पैरामीटर को इफेक्ट करता है, जी वो है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। जी और उसको लेके हमने पूरे इस 5 सालों में जो प्लान में डेवलपमेंट किया, इंदौर और इंदौर के आसपास की कनेक्टिविटी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी, तीनों में हमने साथ में काम किया। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्रिजेस हो, आईटी पार्क हो, स्टार्टअप हो, लॉजिस्टिक हब हो, टेक्सटाइल पार्क हो, इन सब में हमने काम किया। तो एक इकोसिस्टम डेवलप किया। यानी सिर्फ ऐसा नहीं करते थे शरीर का एक अंग ही अच्छा हो, हाँ, शरीर के सब जब अंग अच्छे से, जी, तो शरीर मजबूत होता है। बिल्कुल ठीक तो बात। उसी प्रकार से शहर में एक जो विकास की बात रही, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोजगार हो, उसमें स्टार्टअप हो, आईटी हो, तो इन सब में हमने सामूहिक प्रयास किए। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश में जी जो ग्रोथ रेट है अन्य शहरों की, वो 12% तक ही है। हमारा इंदौर एक ऐसा है जिसकी ग्रोथ रेट 14% है। और इंदौर एक उम्मीदों का शहर है। आने वाले समय में देखना, इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और उम्मीदों का शहर होने के नाते इंदौर देश के प्रमुख शहरों में आने वाला है। चलिए, अखबारों के माध्यम से, खैर चैनलों के माध्यम से हमारी जनता ने देखा, परंतु आपको बता दें कि तकरीबन 3200 करोड़ रुपए के कामों को स्वीकृति मिली इसी इंदौर शहर में। 32,000 करोड़। 32,000, जी हाँ, 32,000 करोड़ के कार्यों को स्वीकृति मिली इसी संसदीय कार्यकाल में। जी हाँ, शंकर लालवानी के शॉर्ट में बताइए ना शंकर भैया कि ये 32,000 का आंकड़ा कैसे 32,000 इंदौर और इंदौर के आसपास। जी बिल्कुल। और हम ऐसा कहते थे, अगर इंदौर का विकास करना है तो आसपास का भी क्षेत्र का विकास हो, कनेक्टिविटी। अब रोड कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे सिर्फ इंदौर की नहीं थी, इंदौर से लेकर अन्य शहरों को जोड़ने वाली है। तो हमने जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, उसमें सबसे ज्यादा रोड में काम किया। यहाँ से लेके हैदराबाद जो अभी 19 घंटे में पहुंचते, आने वाले साल भर में हम 9 घंटे पहुंचेंगे। यहाँ से लेके जयपुर में अगर हमको 10-12 घंटे लगते हैं, तो आने वाले घंटे में हम 8 घंटे में पहुंचेंगे, हो सकता है 7 घंटे में पहुंचेंगे। यहाँ से सूरत और बड़ौदा, अगर हम बड़ौदा की बात करें, अगर 6 घंटे पहुंचते तो आने वाले समय में 4.5 घंटे पहुंचेंगे। सूरत अगर 9 घंटे 10 घंटे पहुंचते तो 8 घंटे पहुंचेंगे। नागपुर समय की अच्छी बचत होगी, मतलब इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। नागपुर अगर हम यहाँ से अगर 8-9 घंटे पहुंचे, आने वाले समय 6 घंटे पहुंचेंगे।
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेकर जो रोड सड़कें निर्माण हो रहे हैं जो साल भर में पूरे हो जाएंगे। चलिए यहाँ मैं अपने दर्शकों को और साथ ही शंकर लालवानी जी को टोकना चाहूंगी कि यही कारण है कि जब आम आदमी ईवीएम का बटन दबाने जाता है ना तो उसे याद आ जाता है कांग्रेस शासन का वो दौर की जब सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क लोगों को समझ में नहीं आता था। हम भी लोगों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, अपने परिजनों के माध्यम से ही सुनते आ रहे हैं कि वो दौर एक ऐसा होता था कि इंदौर से जब उज्जैन जाना होता था तो 4 से 4.5 घंटे लग जाते थे एक आम आदमी को इंदौर से उज्जैन जाने में। पर आज जब इतनी सुगमता के साथ हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वास्तव में आदमी ईवीएम पर जाते समय अंतिम दौर में सही कमल के फूल का बटन दबा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि विकास किया है जी और विकास करेंगे जी। कोई चुनौती कांग्रेस, वैसे तो इंदौर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ रिकॉर्ड तो खैर बनाने की शुरुआत ही आपने की थी जब पिछली मर्तबा आपने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पंकज संघवी, हालांकि कमलधारी हो गए अपने नाम के अनुरूप, बिल्कुल अब वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, परंतु 5,47,000 कुछ मतों से चुनाव जीता था। इस बार क्या एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, क्या लग रहा है इंदौर की जनता कितना आशीर्वाद देगी? देखो, इंदौर की जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास है जी, और इंदौर की जनता मुझे लगता है कि पिछली बार से जो विकास कार्य हुए उसको देखते हुए पिछली बार से एक नया इतिहास इंदौर में बनाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो पार्टी के नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन में, हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से और सबसे ज्यादा हमारे जनता के आशीर्वाद से इंदौर एक नया इतिहास बनाएगा जीत का। पिछली बार मोदी जी के साथ साथ एक भी था कि एक नए व्यक्तित्व को मौका मिला, एक बेहद सामान्य व्यक्ति को सांसद का टिकट मिला, इसलिए भी लोगों में खासा रुझान था, जागरूकता थी वोटिंग के लिए। इस बार ये है कि हमारे सांसद का व्यवहार बहुत अच्छा था, फोन उठाते थे, काम करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, छोटे छोटे कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंच जाते थे, कभी भी समय की पाबंदी नहीं बताते थे, विकास कार्यों में कभी अड़ंगा नहीं लगाते थे, और जब फंड लाने की बारी होती थी केंद्र से तो आप स्वयं चले चले दिल्ली जाते थे। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर से दिल्ली का सफर तय करने के बावजूद आप कभी भी दिल्ली वाले नहीं हुए, इंदौर के लोगों के बीच में बने रहे, आपने कभी दूरी नहीं बनाई अपने लोगों से। पिछले 5 सालों का अगर मैं अपना लेखा जोखा दूं इंदौर के शहर की जनता को, तो कोई पार्लियामेंट की मीटिंग हुई होगी उस समय और या पार्लियामेंट जब सदन चलता है उस समय, उसको छोड़ के मैं 2 घंटे में दिल्ली नहीं रहा हूँ आज तक के 5 साल के इतिहास में। जैसे ही सदन खत्म होता है 7 बजे की फ्लाइट में आता हूँ, 9 बजे यहाँ पहुंचता हूँ फ्राइडे नाइट को, तो कभी दिल्ली का नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंदौर की जनता ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है मुझे इंदौर ही रहना चाहिए, न कि दिल्ली। दिल्ली जब मीटिंग हो, पार्लियामेंट हो, तब रहना चाहिए। चलिए अंतिम प्रश्न, यातायात की बदहाली, क्या इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कुछ व्यवस्था आपने सोच रखी अपने जहन में, क्योंकि आप टेक्निकली बहुत स्मार्ट माने जाते हैं, क्या लगता है यातायात के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? समय में 2 चुनौतियां हमारी जी इंदौर को लेकर, एक यातायात तो एक पानी जी, और दोनों में हम काम कर रहे हैं। आज़ादी के बाद, मैं तो कहूँगा दावे के साथ, आज़ादी के बाद पहली बार इंदौर में लगभग 14 फ्लाईओवर, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ 1-2 का काम शुरू होने वाला है प्रोसेस में, तो 14 फ्लाईओवर सेंट्रल गवर्नमेंट से बन रहे हैं, 7 फ्लाईओवर इंदौर विकास प्राधिकरण बना रहा है, PWD बना रहा है। तो आज़ादी के बाद 20-21 फ्लाईओवर एक साथ बनना इंदौर में पहली बार हो रहा है, तो आने वाले समय में ये एक मदद देगा। दूसरा, हमने आउटर रिंग रोड की जो बात कर रहे हैं, उस आउटर रिंग रोड से भी इंदौर का ट्रैफिक कुछ हद तक हल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक मास्टर प्लान बनाया है, जो कि यूरोपियन कंट्री के जो प्लानर आए थे इंदौर में 5 दिन रुके थे, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हमें दिया, और उस ब्लूप्रिंट में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ हम बैठ के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, आने वाले 50 सालों में क्या इंदौर की आवश्यकता होगी, उसको लेके हम काम कर रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटी रहेगी ट्रैफिक को बेहतर करना। दूसरा जो चैलेंज है मुझे लगता है आने वाला है, वो है पानी को लेकर। जिस प्रकार हमारा जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है 5 लाख की हो गई इंदौर की, 5 लाख लोग आते हैं जाते हैं, इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, और जिस प्रकार जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार ट्रैफिक वाहन बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ट्रैफिक के साथ साथ हमें पानी के लिए भी सोचना पड़ेगा, और उसको लेके 4था चरण की हमारी तैयारी चल रही है, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम, तीनों स्टेक होल्डर है। मेजर पोर्शन जो है केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है, राज्य सरकार और नगर निगम से भी प्रपोजल आया है, और मुझे लगता है शीघ्र ही हम अब 4थे चरण की शुरुआत करेंगे, ताकि आने वाले 25 साल तक इंदौर में पानी की समस्या ना हो। अगली सरकार में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पानी और ट्रैफिक। चलिए, तो ये थी हमारी भाजपा के सांसद प्रत्याशी, जी हाँ, शंकर लालवानी से विशेष चर्चा, एक नई ऊर्जा के साथ
नई सोच के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।